नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट यूपीएसएससी बाय अंकित सर में। तो चलिए आज है यूएनए क्लास का डे 2। शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। उससे पहले क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ठीक है? तो आज का क्वेश्चन है, खैट पर्वत कहां पर है? अगर आपने मेरा कल वाला यूएनए की क्लास देखी होगी तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आंसर बताऊंगा नहीं, आंसर करना है आपको नीचे कमेंट, ठीक है? तो आपको बताना है खैट पर्वत कहां पे है। आपका ऑप्शन है ए है चमोली, बी पिथौरागढ़, सी उत्तरकाशी या डी टिहरी, ठीक है? आपको बताना है कि खैट पर्वत कहां पर है। तो चलिएगा क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा 10% आरक्षण, ठीक है? आज की हेडलाइन है, 7 समुंदर पार से पहली बार गुल्लर भोज पहुंचा मालाड पक्षी। अगली है हमारी, प्रदेश में खुलेंगे आपदा प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, सीएम द्वारा निर्देश, ठीक है? और फिर नीचे हम देखने वाले हैं खेदार गांव में डोली ही ग्रामीण की एम्बुलेंस। तो थोड़ा देखेंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड में डोली ग्रामीण एम्बुलेंस के बारे में बात हुई जा रही है, ठीक है? अगला है भराड़ी बाजरा भराड़ी बाजार की सुरक्षा के लिए सरयू में होगा बाढ़ सुरक्षा का कार्य, ठीक है? तो ये सभी हमारी दैनिक खबरें आज की, तो इनको हम पढ़ेंगे थोड़ा विस्तार से। उससे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। लास्ट वीडियो को आपने अच्छा रिस्पांस दिया था तो मुझे भी अच्छा लगा काफ़ी, लेकिन काफ़ी लोग की डिमांड ये भी आई कि जो ये क्लास है इसको जो है 12 फरवरी के बाद कंटिन्यू करा जाए। तो ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग क्या चाहते हैं कि इस क्लास को जो है 12 फरवरी तक पोस्टपोन कर दिया जाए, कि 12 फरवरी आपका पटवारी के एग्जाम के बाद इस क्लास को कंटिन्यू किया जाए? ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोग कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी आपको लगता है कि कोई न्यूज़ जो हम कवर नहीं कर पा रहे और वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे जो टेलीग्राम, इस वीडियो के कमेंट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है? हमारे टेलीग्राम नंबर और ग्रुप और ईमेल दे दूंगा। आप वहां पर अपनी जो है डेली खबर हमें भेज सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसी दिन भेजिएगा, क्योंकि अब आने वाले टाइम में हम सेशन को जो है सुबह करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है? तो आज की जो पहली खबर है वो क्या कह रही है, देखिए, ठीक है? पहली कह रही है, राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा 10% आरक्षण, ठीक है? तो राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण मिलेगा, मंत्रिमंडलीय उप समिति का फैसला, ठीक है? तो मंत्रिमंडलीय उप समिति ने एक फैसला लिया है। यहाँ पर बात हो रही है सीधा सीधा जो राज्य आंदोलनकारी है, ठीक है? काफी समय से डिमांड चल रही है, आपने देखा होगा रविंदर जुगरान जी लोग और ये लोग सभी लोग इस चीज को काफी बड़ा चढ़ाकर मुद्दे को उठा रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारियों को राज्य सेवाओं में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? तो उसी को देखते हुए अभी उप समिति ने फैसला लिया है। अब इस पे आगे चर्चा होगी, क्या मतलब प्रस्ताव रखा है उन्होंने कैबिनेट में। 10 तारीख को कैबिनेट की जो है मीटिंग होने वाली है, ठीक है? उसी मीटिंग में बात चल रही है कि जो परीक्षा नकल रोधी कानून है उसको भी लागू किया जाएगा। अब देखना यह है कि 10 तारीख को बैठक में क्या फैसला लेती है, ठीक है, कैबिनेट। तो फिलहाल हम अपनी एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण क्या है। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम की दृष्टि से, तो हमने देखा कि राज्य में जो आरक्षण मिलता है, ठीक है, उसका आधार क्या है, ठीक है? तो राज्य में आरक्षण जो मिलता है एससी को, आपको पता है कि 19% आरक्षित सीटें एससी के लिए होती है, ठीक है? राज्य सेवाओं की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है? 19%, ठीक है? वहीं पे बात करूं मैं एसटी की, तो एसटी को मिलती है 4% सीटें, ठीक है? वहीं पे बात हो करे ओबीसी की, तो ओबीसी को मिलती है 14% सीटें, ठीक है? तो ये सभी हमारे एससी एसटी ओबीसी के लिए जो सीटों का आवंटन किया गया है राज्य सेवाओं में, ठीक है, परसेंटेज के आधार पर, ठीक है? वहीं पर अगर मैं एक्स आर्मी की बात करूं, भूतपूर्व सैनिक, तो भूतपूर्व सैनिक को मिलता है 5%, ठीक है? भूतपूर्व सैनिक को मिलता है 5%। वहीं पे हमारे जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, जो नेशनल लेवल पे खेलते हैं या फिर कहीं अन्य स्पोर्ट्स में, तो उनको मिलता है 4%, ठीक है? बात करूं मैं हमारे फिजिकल भाइयों की, जो फिजिकली थोड़ा कमजोर होते हैं, तो उन लोग को मिलता है 3%, ठीक है? और अभी एक आपने सुना होगा, हाल ही रिसेंटली जोड़ा गया है, ठीक है, अनाथ बच्चों को, ठीक है, अनाथ बच्चों को, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड सेकंड राज्य था अनाथ बच्चों को आरक्षण देने वाला, ठीक है? इस चीज को नोट करके लिखेगा, महाराष्ट्र के बाद पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। उत्तराखंड दूसरा राज्य था, ठीक है, अनाथ बच्चों को आरक्षण देने वाला, जिनके माँ बाप अभी हाल ही कोरोना में मृत्यु हो गई थी, आपने सुना था, ठीक है? वात्सल्य योजना उनके लिए चलाई गई थी, जिसमें 3,000 रुपए प्रति माह, ठीक है? ये क्वेश्चन भी बना था हमारे पटवारी में कि वात्सल्य योजना में कितने राशि प्रति माह दी जाती है, ठीक है? तो ये 3,000 इसका आंसर था। और जो अनाथ बच्चे हैं उनको आरक्षण कितना परसेंट है? शायद 5% है, ठीक है? इस चीज को आप एक बार कंफर्म करके मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इसमें 5% ही आरक्षण व्यवस्था उनके लिए की गई है, ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए।
वहीं पे बात करूं मैं महिला क्षैतिज आरक्षण की, तो आपने आजकल एक मुद्दा काफ़ी सुना होगा, चर्चाओं में बहुत गर्म है ये मुद्दा, ठीक है, कि महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण की मांग चल रही है, क्योंकि लोक सेवा आयोग में जो था ये पहले से इसका कोई वो नहीं था, देखिए मतलब कानून या प्रावधान, खाली बस इन्होंने दिया हुआ था, तो उसको कानून बनाना, ये बनाना, इस पर काफ़ी बहस चल रही है। लेकिन फिलहाल जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण जो दिया गया है वो 30% है, ठीक है। ये बात हो रही है उसकी, ये बात हो रही है हमारे राज्य सेवाओं में, ठीक है, ये बात हो रही है राज्य सेवाओं की। लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करूं कि महिलाओं को पंचायत में कितना आरक्षण है, तो महिलाओं को अगर पंचायत में बात की जाए तो 50% आरक्षण है। ये क्वेश्चन हम काफी बार एग्जामों में देख चुके हैं, ठीक है। कभी आ जाता है कि कितना परसेंट है, कभी आ जाता है कब लागू हुआ था, कभी आ जाता है किस मुख्यमंत्री ने लागू किया था। तो घुमा फिरा के देखिए, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, हर चीज थोड़ा डीपली पता होनी चाहिए। तो बात करें इसकी, तो ये लागू कब हुआ था, 2008 में हुआ था, ठीक है, 2008 में लागू हुआ था, और मुख्यमंत्री थे तब भुवन चंद खंडूरी, ठीक है, भुवन चंद खंडूरी, ठीक है, भुवन चंद खंडूरी जी तब मुख्यमंत्री थे, ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज की ओर। तो अगली न्यूज क्या है हमारी, अगली न्यूज है, सात समंदर पार से पहली बार गुलर भोज पहुंचा मलाड पक्षी, ठीक है। तो सात समुद्र पार यानी ये बात कर रहा है यूरोप से, ठीक है, तो यूरोप से जो पहली बार गुल्लर भोज, तो पहली बात तो ये है, ये आपको अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा ये ने, तो कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या हुआ, इस समय पक्षियों का सर्वे हुआ है, ठीक है। पक्षियों के सर्वे में बताया गया 252 प्लस, ठीक है, 252 प्लस से ज्यादा हमारे पास जो है पक्षियों की प्रजातियां पाई गई है उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसी को देखते हुए तो कल उधम सिंह नगर में भी इसका जो गिनती हुई होगी, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है वन विभाग की गिनती में हीरापुर और बौर जलाशय में मिली 110 प्रजातियां, देखिए यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। अकेले हीरापुर और बौर जलाशय में जो है 110 प्रजातियां मिली हैं। तो मैंने कल आपको बताया था, आपको ये भी बताया था कि उत्तराखंड में जो हमारे आसन मतलब वेटलैंड है, एक आसन वेटलैंड है, ठीक है, देहरादून में है, जिसकी स्थापना कब होती है, आसन की, ठीक है। आसन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आसन की स्थापना बताया था मैंने आपको 2005 में होता है, और यही क्या थी, 38वीं रामसर साइट थी, ठीक है। तो ये मैंने कल आपको बताया था। बाकी मैंने झिलमिल आरक्षित बताया था आपको, और पवालगढ़ बताया था, नैना देवी बताया। तो आप ज्यादा डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात करते हैं अभी इसकी, तो गुलर भोज की बात हो रही है। तो गुलर भोज सबसे पहले कहां पर है, ठीक है, आपको नोट करना है, गुलर भोज है हमारे उधम सिंह नगर में, ठीक है, उधम सिंह नगर में गुलर भोज पड़ता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है गुलर भोज जलाशय कहाँ है, ठीक है, इसी को क्या क्या बोला जाता है, ठीक है, गुलर भोज को ही क्या बोला जाता है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है। गुलर भोज जलाशय को ही, गुलर भोज को, ठीक है, बौर जलाशय भी बोला जाता है, ठीक है, बौर जलाशय से बोला जाता है, बौर जलाशय, ठीक है, बौर जलाशय, हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा जलाशय भी से बोला जाता है, ठीक है, हरिपुरा जलाशय, हरिपुरा जलाशय, ठीक है। इस पर ज्यादा बात नहीं करते हैं। बाकी आपको थोड़ा डिटेलली जानना है इसके बारे में कि हमारे कौन कौन से कहाँ पर हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्षेत्रफल क्या है, तो वो मैं कल वाले सेशन में बता चुका हूँ, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले की ओर, ठीक है। अगली न्यूज है आज की, प्रदेश में खुलेंगे आपदा प्रबंधन अनुसंधान संस्थान। तो अब क्या है, प्रदेश में आपदा प्रबंधन अनुसंधान खुलने जा रहा है, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि प्रदेश में अलग अलग जो है अनुसंधान संस्थान थे हमारे, लेकिन अब जो सीएम है हमारे, उन्होंने इस पे फिलहाल जो यहाँ पे रिपोर्ट में ये कहा गया है, रिपोर्ट को मैंने पढ़ा था, तो उसमें ये बताया गया है कि सीएम ने प्रस्ताव रखा है केंद्र के आगे। इन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात कर वहां पे वो मुद्दा उठाया था, ठीक है। इन्होंने जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी वहां पे एक मुद्दा उठाया था कि उत्तराखंड में एक अनुसंधान पर जो आपदा अनुसंधान है उसकी खोलने की जरूरत है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो काफी मुद्दा गरमाया था अभी ना, जोशीमठ को लेकर और काफी अन्य आपदाओं को लेकर, तो उत्तराखंड में लगातार हम देखते हैं कभी ना कहीं आपदा आती ही रहती है, ठीक है, 12 मास यहाँ पे आपदा का आना जाना लगा रहता है। तो इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस चीज के बारे में जो केंद्र को प्रस्ताव रखा है और केंद्र इस पर फैसला लेगा, ठीक है। कहा केंद्र गृह मंत्री से मिल चुके हैं सैद्धांतिक मंजूरी। तो सीधा सीधा सीएम ने बताया कि केंद्र जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे जो है सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। तो इस पर अभिनय करना है, तो इसकी स्थापना अभी तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं करा है कहाँ होगी। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि इसमें रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि देहरादून में इसकी स्थापना करने की बात कही जा रही है, ठीक है। अनुसंधान की बात कर रहा हूँ, अनुसंधान की। उसी पर अगर हम बात करें कि आपदा से रिलेटेड है हमारे एसडीआरएफ, ठीक है, तो एसडीआरएफ का गठन कब होता है, तो एसडीआरएफ का गठन होता है यहाँ पर उत्तराखंड में 9 अक्टूबर, ठीक है, 2013, ठीक है। डेट इसकी आपको बहुत अलग अलग जगह मिल जाएगी, लेकिन जो वेबसाइट पे है वो इसकी 9 अक्टूबर देता है, तो मैं उस चीज को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वेबसाइट पे इसका मेंशन है, एसडीआरएफ का गठन हुआ था 9 अक्टूबर 2013। देखिए एसडीआरएफ की यहाँ पे गठन की जरूरत कब पड़ी इन्हें, ठीक है। उत्तराखंड में आपने देखा था, हमने इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, इतिहास का सबसे दर्दनाक, सबसे बड़ा भूकंप जो आया था यहाँ पर इतिहास का, ठीक है,
इतिहास का भूकंप सबसे बड़ा, न सॉरी भूकंप कह रहा हूं मैं, इतिहास की सबसे बड़ी आपदा, ठीक है, इतिहास की सबसे बड़ी आपदा, ठीक है, सबसे बड़ी आपदा, सबसे बड़ी आपदा। हमने देखा था इतिहास की सबसे बड़ी आपदा कहाँ आई थी, केदारनाथ में आई थी, ठीक है। वो कब आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16-17 जून, ठीक है, 16-17 जून 2013, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो है लगातार आपदा, देखिए जोशीमठ आपदा से क्वेश्चन बनेगा। अब वो तो इतना रिसेंट हुआ है, वो सभी उसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कहाँ चले जाएगा, इससे पीछे चले जाएगा। तो हम लोग सोचेंगे यार ये क्वेश्चन क्यों उठा दिया, तो ये करंट से रिलेटेड कहीं ना कहीं उसी चीजों को घुमा फिरा के आगे पीछे पूछता है, ठीक है। प्रबंधन हेतु सेक्टरों में बांटा गया है, देखिए आपदा प्रबंधन हेतु हमारे जो सेक्टरों को बांटा गया उत्तराखंड में 25 सेक्टरों में बांटा गया है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन पुटअप करके बता रहा हूं आपको जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इतिहास की सबसे बड़ी आपदा हमने देखी थी केदारनाथ में, ठीक है, जो कि 16-17 जून 2013 को हुई थी। लेकिन उसी के साथ हमने ये भी देखा वहां पे एक ऑपरेशन चलाया जाता है इंडियन आर्मी द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन का नाम क्या होता है, ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन सूर्य होप, ठीक है। ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन ऑपरेशन सूर्य होप, ठीक है, सूर्य होप। तो ये ऑपरेशन चलाया जाता है किसके द्वारा, ये ऑपरेशन चलाया जाता है भारतीय सेना द्वारा, ठीक है। इस ऑपरेशन किससे रिलेटेड होता है, केदारनाथ आपदा से होता है, ठीक है। ऑपरेशन सूर्य होप कब चलाया जाता है, ठीक है, ये चलाया जाता है 17 जून से लगभग 2 जुलाई तक, ठीक है, 2 जुलाई तक। इसमें काफ़ी लोग की इसमें जो संपत्ति है उसको क्षति हुई थी, काफ़ी लोगों की जान गई थी। आपने देखा होगा कि बहुत दर्दनाक, इसे पूरा वर्ल्ड मीडिया ने कवर करा था, तो उस समय का एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक वो था, ठीक है। और इसमें रिपोर्ट में क्या कहा गया, देखिए यहाँ पर मोटे अनाज को मिलेगा बढ़ावा, तो मोटे अनाज को मिलेगा बढ़ावा मतलब सीएम धामी ने अमित शाह से जो है बात करके, मतलब गृह जो मीटिंग हुई होगी, तो बजट पे इन्होंने कल अपनी एक स्पीच दी थी, आपने देखा होगा केंद्र को धन्यवाद करा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि धामी जी ने किस चीज़ का धन्यवाद करा। देखिए नाराजगी भी जताई है, लेकिन अब सेम सरकार है, डबल इंजन है, तो ज्यादा खुलकर नाराजगी नहीं जता सकते हैं, ठीक है। कहीं एक रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था कि धामी जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि केंद्र से ग्रीन बोनस मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, तो खुल के जो है अपनी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के हाथ इस बजट में थोड़ा निराशा ही लगी है, मैं कहूंगा, क्योंकि हम लोग को ग्रीन बजट की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे हमारी गवर्नमेंट, तो वो उन्हें मिला नहीं, ठीक है। लेकिन जो मोटे अनाज को बढ़ावा देने की बात कही गई है, ठीक है, तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने का मतलब आपने देखा होगा कि यूएन ने, ठीक है, यूएन ने 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, ठीक है, यूएन द्वारा, ठीक है। तो इस वर्ष क्या रहने वाला है, 2023 का मोटा अनाज वर्ष, ठीक है। तो इस चीज को भी इन्होंने कहा गया है। तो अगली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कल मैंने आपको बताया था चमोली भूकंप जोन 5 में आता है, तो मैं सोच रहा था एक बार आपको पूरा कंप्लीटली मैप के थ्रू एक बार मैपिंग करवा दूं कि कौन कौन सा जो भूकंप जोन है हमारे किस किस जोन में आता है, ठीक है। तो ये अपना प्यारा उत्तराखंड का मैप है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट आता है, तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है जोन 4 में, ठीक है, उत्तरकाशी को रखा गया है जोन 4 में, ठीक है। मैं यहाँ पे जोन नहीं लिखूंगा, सीधा 4 और 5 कर दूंगा, ठीक है। आपको पता है उत्तराखंड भूकंप के उससे, ठीक है, भूकंप जोन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं भूकंप, ठीक है, भूकंप जोन 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 रखे गए हैं उत्तराखंड में, ठीक है, यूके में, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, और नीचे मैं सीधा डायरेक्ट जोन पुट अप कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिएगा, ठीक है। उत्तरकाशी आता है हमारा जोन 4 में, ठीक है। बात करूं मैं रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग को रखा गया है जोन 5 में, ठीक है, जोन 5 में रुद्रप्रयाग को रखा गया है। चमोली को रखा गया है हमारे जोन 5 में ही फिर से, ठीक है। पिथौरागढ़ को भी जोन 5 में रखा गया है, ठीक है, और चंपावत को भी जोन 5 में रखा गया है, ठीक है। और अल्मोड़ा, अल्मोड़ा भी जोन 5 में रखा गया है। और नैनीताल की बात करूं तो नैनीताल जोन 4 में आता है, ठीक है। वहीं पे बात करूं मैं उधम सिंह नगर की, तो उधम सिंह नगर भी जोन 4 में आता है, ठीक है। वहीं पे बात करूं टिहरी की, तो टिहरी भी जोन 4 में आता है। और देहरादून आता है हमारे, देहरादून भी हमारे जोन 4 में ही आता है, ठीक है, देहरादून भी जोन 4 में आता है, ठीक है। तो ये सब जो हमारे भूकंप के जोन बांटे गए हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा इसका, ठीक है। उत्तरकाशी मैंने आपको बता दिया, उत्तरकाशी हमारा जोन 4 में हो गया, ठीक है। उत्तरकाशी की स्थापना कब होती है, 24 फरवरी, ठीक है। जब भी आपको ये क्वेश्चन आए, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है, 24 फरवरी 1960, ठीक है। ये सीधा सीधा आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके रिवीजन के लिए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से चमोली की भी 24 फरवरी, ठीक है। ये सब सीमांत जिले हैं, मैंने बताया था ना आपको, ये तीनों जिले क्या है, कब है, ठीक है। तो कब कब जीते थे, 24 फरवरी 1960 को, ठीक है, 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। उसी तरीके से मैंने बताया था आपको, ये तीनों बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग, इनका गठन कब होता है, 1997 में, ठीक है। और पिथौरागढ़ का तो आपको पता ही है, ठीक है। इसी तरीके से देहरादून का बताया था मैंने 1871 में, ठीक है। हरिद्वार का आपको पता ही है 1988 में हुआ था, ठीक है। तो अल्मोड़ा का हुआ था 1563 में, ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है हमारी, देखिए
बड़ी दर्दनाक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय, ठीक है। तो इसमें दिखाया गया है, देखिए खदेरा गांव में डोली ही ग्रामीणों की एम्बुलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे खदेरा गांव के बारे में दिखाया गया है किस तरीके से आज भी हमारे पहाड़ में जो है आदमियों को, मतलब इसीलिए बोलते हैं पहाड़ों में, देखिए कि जो सुख सुविधाएं और मतलब पहाड़ों में जो प्रॉपर जो संसाधन है वो नहीं पहुंच पाए अभी तक, ठीक है। गवर्नमेंट द्वारा भी पता नहीं क्या है, मतलब लोगों के द्वारा भी। तो पहाड़ों में जो है अभी भी जो डोली का सहारा है, ठीक है, वो उसको लेना पड़ता है किसी बीमार व्यक्ति को या बुजुर्ग को या किसी को भी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाने के लिए हो, तो डोली का सहारा आज भी उन्हें लेना पड़ता है, ठीक है। 3 फरवरी की न्यूज़ है, ठीक है। ये न्यूज़ में पढ़ रहा था, ये न्यूज़ थी, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अल्मोड़ा की साइड की, ठीक है। तो बहुत बुरा लगा इस न्यूज़ को पढ़ के कि आज भी इतने सालों बाद भी जो है इस चीज़ से हमारी सरकार जो है उबर नहीं पाई है, ठीक है। तो डोली सेवा, ठीक है, इसी पर हम बात करते हैं, इस खबर पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम देखते हैं डोली सेवा, ठीक है। डोली सेवा का क्या महत्व है, ठीक है। डोली सेवा से क्वेश्चन बन चुका है, उत्तराखंड में डोली सेवा, ठीक है। डोली सेवा कब लागू हुई थी उत्तराखंड में, तो हमने देखा था डोली सेवा लागू हुई थी 17 अप्रैल, ठीक है, 17 अप्रैल 2012 में, ठीक है। क्यों लागू हुई थी ये, देखिए डोली सेवा का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने सुना होगा 108, ठीक है, शहरों में क्या होता है 108 चलती है, ठीक है, 108। पहले इसका नाम नोट कर लीजिएगा, 108 का नाम क्या है, ठीक है, पंडित, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, नाम भी बहुत बड़ा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा, ठीक है, आपातकालीन सेवा। कभी नाम पे आ जाए ना 108 किसके नाम पे है, तो पंडित दीनदयाल के नाम पे, इस चीज को नोट करिएगा, ठीक है। 108 इसको शुरू कब किया गया था, ठीक है, तो इसको शुरू किया था जब खंडूरी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, ठीक है। कब, 15 मई 2008 को इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये जो है शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया था, ठीक है, देहरादून और फिर जो हमारे शहरी क्षेत्र है उन जगह ये शुरू किया गया था। जो बीमार लोग हैं, आपने देखा होगा 108 बुला ले, कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत इमरजेंसी सेवा जिसे बोला जाता है ना कि मेडिकल इमरजेंसी सेवा 108 वहां पे पहुंच जाती है। तो उसी की तर्ज पे गांव में क्या होता है, पहाड़ों में आपको पता है कि पहाड़ों पर जो है संसाधन नहीं है, इतनी गाड़ियां नहीं है वहां पर, तो वहां पर मतलब रोडें नहीं है, एक्चुअली रोड नहीं बनी है, तो वहां पे जो है 108 तो जा नहीं सकती है, तो रोड तक लाने के लिए जो है डोली सेवा, ठीक है, डोली सेवा का आरंभ किया गया था ये 2012 में, ठीक है। इसी की तर्ज पे 108 की तर्ज पे 4 साल बाद डोली सेवा को आरंभ किया गया था। इसमें हमने देखा था डोली सेवा में क्या होता है, जो ये आदमी देख रहे हैं ना आप, कभी कभी तो चलिए ठीक है ये तो अपने पर्सनल ले जा रहे होंगे, लेकिन सरकार द्वारा प्रेरित किया गया था, जो डोली ले जाने वाले उनको पैसे दिए जाते थे, ठीक है, उनको पेड रखा जाता था, ठीक है, उनको सैलरी मिलती थी इस चीज की। अब पता नहीं इस स्कीम का क्या है आगे कितनी ये प्रोसेस में, इस चीज के बारे में तो इतना हम नहीं जानते, बट मैंने आपको ये बताना था डोली सेवा कब की है, ठीक है। तो डोली सेवा है हमारी 17 अप्रैल 2012 की, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज है हमारी भराड़ी बाजार की सुरक्षा के लिए, ठीक है, भराड़ी बाजार की सुरक्षा के लिए सरयू में होगा बाढ़ सुरक्षा का कार्य, ठीक है। तो सरयू में होगा बाढ़ सुरक्षा का कार्य। लगातार देखिए हमारे नदियों के बारे में आजकल बहुत न्यूज़ों में रह रहा है, ठीक है, आपने देखा है। तो बात करें हम सरयू नदी की, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सरयू नदी का सर्वे करते हैं भूवैज्ञानिक और सिंचाई विभाग के अधिकारी, ठीक है। तो सरयू नदी थोड़ा आजकल चर्चा में है, देखिए यहाँ इस साइड तो न्यूज़ नहीं आती है, ये न्यूज़ मैं बागेश्वर से लाया हूँ, ठीक है, मतलब बागेश्वर से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो बागेश्वर की खबर मिली मुझे, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला, अगर आप वीडियो मेरी अगर चाहे बागेश्वर, पिथौरागढ़, कहीं से भी आप ऑल ओवर उत्तराखंड में जहाँ से देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये न्यूज़ हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और मुझे कवर करनी चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी पर अपनी जो खबर है वो भेज सकते हैं, ठीक है। कोशिश ये करिएगा जिस दिन की खबर हो उसी दिन भेजे, सुबह से पहले, क्योंकि हमारा सेशन जो है सुबह हो जाता है, इसको हम अपलोड शाम को करते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम पे हम सुबह ही सेशन को कर दिया करेंगे, तो इस चीज़ के लिए आपको पहले ही बता दिया जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम सरयू नदी की। तो बागेश्वर की न्यूज़ थी, तो यहाँ पर तो हमें इस पेपर में देखने को नहीं मिलता है देहरादून में, ठीक है। इतना ये वीडियो फिलहाल हम देहरादून से शूट कर रहे हैं, लेकिन बात करें हम और चीज़ों की, तो बागेश्वर से जो है ये न्यूज़ मिली थी कि सरयू जो है काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं सरयू की। तो सरयू नदी में आपको पहले तो एक बार सिंपली बता दूं सरयू नदी है कहाँ पे, ठीक है। तो आपके लिए मैं मैप भी लेके आया हूँ, ठीक है। तो हम बात करते हैं सरयू नदी की। तो सरयू नदी देखिए, ठीक है, ये रहा हमारा मैप, ठीक है, ये काली नदी है, ठीक है। तो सरयू जो है हमारी काली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। सरयू कहाँ से निकलती है, तो सरयू निकलती है हमारी सरमूल ग्लेशियर से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरमूल ग्लेशियर है, ये सरयू नदी है, ठीक है। ये सरयू नदी आ रही है, तो सरयू जो आ रही है, एक दूसरी नदी आती है इधर से, क्या आती है, डेबरा आती है, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, उत्तराखंड की किताबों में आपने अक्सर पढ़ा होगा कि डेबरा नदी आती है, ठीक है। तो डेबरा नदी आती है, डेबरा श्रेणी से आती है गोमती नदी, सॉरी,
ठीक है, देवराज श्रेणी से आती है गोमती नदी। सरयू और गोमती का मिलन कहाँ पे होता है? बागेश्वर में होता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जो सरयू के किनारे बसे शहर है, ठीक है, सबसे पहले हम सरयू के किनारे बसे शहरों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सरयू के किनारे कौन कौन बसे हैं? ठीक है, किनारे किनारे बसे, ठीक है, किनारे बसे हैं कौन सा? ठीक है, सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा बागेश्वर, क्योंकि बागेश्वर कहाँ है? सरयू के बगल में। ठीक है, और कहाँ पर है? उसके साथ बैजनाथ भी वहीं पर है। ठीक है, बैजनाथ हो गया। ठीक है, बैजनाथ। ठीक है, और क्या है जी बागेश्वर के बगल में? रामेश्वर वहीं पे हो गया। ठीक है, रामेश्वर। ठीक है, सरयू के बगल में और रामेश्वर है। तो ये सब चीजें कहाँ हैं? ठीक है, सरयू के किनारे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को लिखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछ देगा कि बागेश्वर कहाँ है, बैजनाथ कहाँ है, रामेश्वर कहाँ है, तो ये सरयू के किनारे हैं। ठीक है, ये गांव जो है सरयू के किनारे बसे हैं। ठीक है, तो और बात करें हम सरयू की, ठीक है, तो सरयू नदी की अपने आप में लंबाई कितनी है? ठीक है, सरयू की लंबाई, ठीक है, सरयू की लंबाई हो जाएगी आपकी 146 किलोमीटर। ठीक है, सरयू किसकी सहायक है? ठीक है, सरयू सहायक है काली की। ठीक है, काली की, जिसकी काली की लंबाई कितनी है मैं आपको बता चुका हूं, 252 किलोमीटर। ठीक है, जो कि राज्य की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, सबसे बड़ी। ठीक है, ये क्या है? राज्य की सबसे बड़ी नदी। तो ये चीज आपको नोट करते हुए चल रहा है। ठीक है, थोड़ा और मैं इसका एक्सप्लेन कर दूं आपको एक बार नदी को। ठीक है, तो हमने बताया था कि सरमूल ग्लेशियर से जो है सरयू आती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सरमूल से सरयू आ रही है और इधर डेबरा श्रेणी से गोमती आती है, दोनों का मिलन बागेश्वर में होता है। ठीक है, बागेश्वर से सरयू एक पूरी, देखिए नदी सहायक नदी, सरयू की सहायक नदी अगर कभी आ जाएगा तो गोमती सरयू की सहायक नदी होगी, क्योंकि जो नदी ज्यादा प्रभाव लाती है जल का, उसकी जो छोटी नदी होती है उसकी सहायक नदी होती है। तो यहाँ पे सरयू ज्यादा जल लाती है गोमती के कंपेरिजन में। ठीक है, तो यहाँ से पूरी सरयू नदी आती है और इसका पनार में इससे कौन सी नदी मिलती है? ठीक है, पनार में इससे मिलती है पश्चिमी रामगंगा, जिस जो आ रही होती है हमारी पोंटिंग ग्लेशियर या नामी ग्लेशियर से। ठीक है, तो पनार में ही मिलती है, इसके बाद इसका पंचेश्वर में मिलन हो जाता है, जहां पर हमने पढ़ा है पंचेश्वर में। ठीक है, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना। ठीक है, भारत प्लस नेपाल, नेपाल की संयुक्त परियोजना से क्या बन रहा है? डैम बन रहा है। ठीक है, एक जिसका लगभग 2025-26 तक शायद मेरे ख्याल से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा यहाँ से। पता नहीं इसकी क्या अपडेट है, फिलहाल इसकी कोई इतनी जानकारी मुझे नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जानकारी के लिए आप देख सकते हैं उत्तराखंड में कुल लंबाई, ठीक है, काली की 252 किलोमीटर। ठीक है, गौरी गंगा की 104 किलोमीटर, पूर्वी रामगंगा की 108 किलोमीटर, सरयू की 146 किलोमीटर, पूर्वी धौलीगंगा की 111 सॉरी पूर्वी धौलीगंगा की 91 किलोमीटर। ठीक है, और ये नदी तंत्र आप पूरा एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा, इसका चाहे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चाहे अपने नोट्स में, अगर आपके पास पहले से है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, काली नदी का बता ही चुके हैं, लास्ट में अंतिम स्थान है चूका, और काली नदी राज्य में बाहर चली जाती है चंपावत से। ठीक है, चंपावत से बाहर चली जाती है राज्य से। ठीक है, चलते, तो ये था आज का सेशन, आज का थोड़ा छोटा सेशन था, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ सजेशन है तो आप हमें दे सकते हैं। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अब जो यूएनए की क्लास है शायद वो 12 फरवरी के बाद आएगी, आपके पटवारी के एग्जाम के बाद आएगी, तो तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको कुछ ना कुछ इस क्लास में देते ही रहेंगे। आपको डेली हिंदी क्लास आपको मिल ही रही है, उसको आप उम्मीद है कि अच्छा रिस्पांस दे रहे होंगे। ठीक है, अंत में आप उत्तराखंड के किसी भी ग्रुप से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन बिल्कुल प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का नाम है टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर ऐप। ठीक है, तो इस ऐप को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको कुछ नहीं करना है, फ्री रजिस्टर्ड करना है, डेली पीडीएफ आपको हमारी वहाँ पे मिल जाती है, आपको फ्री कंटेंट वहाँ पे बहुत सारा अवेलेबल है, आप वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, आपके लिए बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज है। लेकिन अगर आपको पेड सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन लेना है, जहां पर हमारे एक्सपर्ट आपको कराते हैं वीडियो सोल्यूशन, ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो सोल्यूशन मिलता है आपको, जो एक क्वेश्चन कराया जाता है तो उसके आपको चारों आंसरों का जो है सोल्यूशन कराया जाता है, उस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी इलाके से, बहुत जेन्युइन प्राइस में रखा है, तो ये इतना कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। यूएनए को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।